हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट 2026 के लिए पेपर 2 एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूटेट या सीटेट के, उनमें यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ में ये क्लास उन आगे आने वाले क्लासों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो हम आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं। क्योंकि इस क्लास से हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बेस तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान की आत्मा को समझ रहे हैं। और भारतीय संविधान की जो आत्मा है ये आगे चलकर आने वाले क्लासों के लिए क्या करने वाली है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है या एक बेस का काम करने वाली है। तो इसलिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान को हम इससे पहले वाले क्लास में बहुत डिटेल में हमने समझ लिया है कि संविधान किसे कहा जाता है, या संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को क्यों पड़ती है, या संविधान से जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम इसलिए पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। तो इसलिए संविधान पर हम अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सीधा सीधा हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रस्तावना पर रहेगा कि प्रस्तावना किसे कहा जाता है। आइए समझते हैं। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। और उस प्रस्ताव को ही हम क्या कहते हैं आज, प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव या प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। और उस प्रस्ताव को और आगे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब भारत के लोग एक कैसा भारत चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जो अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामले स्वयं से लेता है, ऐसे देश या ऐसे राष्ट्र को ही क्या कहा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश या राष्ट्र कहा जाता है। मतलब जो अपने देश के आंतरिक मामले और अपने देश के बाह्य मामले स्वयं से लेता है, ऐसे देश को ही क्या कहा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हम देश के आंतरिक मामलों की बात करते हैं तो जो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, उसके लिए हमने किसी देश से परमिशन नहीं ली कि हम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा रहे हैं। क्यों नहीं ली? क्योंकि हमारा देश क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ऐसी शक्ति, ऐसी पावर हमारे देश की सरकार के पास, स्वयं के पास है कि हम अपने देश के आंतरिक मामलों को क्या कर सकते हैं, स्वयं से ले सकते हैं। ऐसे निर्णय हम स्वयं से ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बाह्य मामलों की बात करें, जैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में क्या कराए, आतंकी हमले कराए, तो उसके जवाब में हमने उन पे क्या किया, उरी स्ट्राइक किया। तो हमने किसी देश से परमिशन नहीं ली। और जब परमिशन नहीं ली, वो क्यों नहीं ली? क्योंकि हमारा देश क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश या राष्ट्र है, या
यानी हमारा देश क्या कर सकता है, किस देश के साथ मित्रता करनी है, किस देश के साथ शत्रुता करनी है, किस देश के साथ संधि करनी है, ऐसे निर्णय लेने की शक्ति हमारे देश के पास, स्वयं के पास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जो गरीबी और अमीरी है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है और उसके लिए सभी धर्म क्या है, एक समान है। ऐसे देश या ऐसे राष्ट्र को ही क्या कहा जाता है साथियों, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। और भारत भी एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा भी अपना कोई क्या नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में पाकिस्तान, और पूरब की बात करते हैं पूरब में बांग्लादेश, तो उनके अपने क्या है, राष्ट्रीय धर्म है, वो इस्लामिक राष्ट्र है। लेकिन भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को क्या है, एक समान अधिकार है, या सबको क्या है, एक समान नजरों से देखा जाता है। ठीक है, और अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जहां पर वहां की जनता अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, स्वयं वोट देकर चुनती है, और वो प्रतिनिधि फिर क्या करते हैं, हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। तो ऐसे देश को क्या कहा जाता है, लोकतंत्रात्मक राज्य कहा जाता है या राष्ट्र कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गणराज्य की, तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। ऐसे देश या ऐसे राष्ट्र को क्या कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। मतलब जिस देश का राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाए, उस देश या उस राष्ट्र को क्या कहते हैं, तो गणराज्य कहते हैं। हमारा देश का भी जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत ना होकर, मतलब राजा का बेटा राजा ना होकर या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। हमारे देश का राष्ट्रपति कैसे बनता है, हमारे देश की जो जनता है उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अब अगर हम बात करें कि ये अप्रत्यक्ष क्या हुआ, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब हो जाएगा कि हमारे देश की जनता स्वयं राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या नहीं करती है, वोट नहीं करती है। हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है, जैसे विधायक या सांसद, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वोट हिस्सा लेते हैं या राष्ट्रपति चुनाव में क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अप्रत्यक्ष विधि। तो हमारा देश का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा देश या हम भारत के लोग भारत को किस प्रकार का बनाएंगे, इस प्रकार का बनाएंगे जहां पर हमारा देश अपने देश के आंतरिक मामले और अपने देश के बाह्य मामले स्वयं से लेगा। और समाजवादी का मतलब है कि हमारे देश में जो गरीबी और अमीरी है उसे कम करने का प्रयास करेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो जाएगा कि हमारा देश कैसे होगा, कि हमारे देश में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। ठीक है, और अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है, लोकतंत्र का मतलब हो जाएगा कि हमारे देश के जो प्रतिनिधि है वो जनता द्वारा वोट देकर चुने जाएंगे। और अगला हो जाएगा गणराज्य का मतलब हो जाएगा कि हमारे देश का जो राष्ट्र प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो हो गया, ये हमने समझा कि हमारा देश कैसा होगा। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं आगे है तथा उसके समस्त नागरिकों को, कि नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावनाएं हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यहां से सीटेट में प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक तो हमारे पास 3 ऑप्शन तो ये होंगे, और चौथा ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता हो सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के न्याय की बात नहीं की गई है। भले धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो की गई है, लेकिन न्याय की बात नहीं की गई है। न्याय कितने प्रकार का, तो न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं आगे है कि जो हमारे
देश के जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, मतलब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है? विचार कर सकता है, सोच सकता है, ठीक है। और अगला हो जाएगा अभिव्यक्ति, फिर उन विचारों को क्या कर सकता है? अभिव्यक्त कर सकता है, मतलब बोलने की आजादी, ठीक है। अगला है विश्वास, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है, उस विश्वास को वो क्या कर सकता है? लोगों तक साझा भी कर सकता है। अगला है धर्म, मतलब कि हमारा देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वो जिस भी धर्म को मानना चाहे मान सकता है। उपासना का मतलब हो जाएगा कि हम जिस भी देवी देवता में विश्वास रखते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के न्याय को हमने समझा कि हमारे देश का जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें समानता, तो 2 प्रकार के समानता की बात की गई है। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर के समानता, मतलब अगर आप योग्य हैं तो आप सभी को क्या है? समान अवसर दिए जाएंगे। मान लो कि 12वीं पास की एक वैकेंसी आती है, तो जितने भी कैंडिडेट या युवा 12वीं पास होंगे उन सभी को उस परीक्षा में बैठने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई 12वीं पास नहीं है और वो भी बोले कि मुझे भी ये फॉर्म भरना है या मुझे भी ये नौकरी करनी है, तो उन्हें नहीं मिलेगी। अवसर की समानता का मतलब क्या है? कि अगर आप योग्य हैं तो आपको समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। और आगे है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, कि अगर हमें ये सारी चीजें क्या करनी है? प्राप्त करनी है। कौन सी? अगर हम बात करें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें पहला है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमें इस प्रकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है जिससे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा यानी दूसरे व्यक्ति की इज्जत पर क्या पहुंचाएं? इज्जत को ठेस पहुंचाएं। मतलब हमारे घर में कोई पार्टी हो रही है और हम अपने डीजे की बेस इतनी तेज कर दें कि अगल बगल में क्या है? सब डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें स्वतंत्रता तो है, हम गाने सुन सकते हैं या हम अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहां हम दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं वहां हमारी स्वतंत्रता क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है, ठीक है। और आगे है राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमें क्या करना है कि अगर हमें ये 3 चीजें चाहिए तो हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। मतलब हमें राष्ट्र की एकता को भंग नहीं करना है, या हमें राष्ट्र की जो अखंडता, अखंड का मतलब क्या हो जाएगा? भारत एक क्या अखंड राष्ट्र है, या भारत का कोई भी राज्य या भारत का कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भारत से अलग नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमें इस प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समानता चाहिए, तो हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारे को बनाए रखना है, और हमें व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, यहां से बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। तो यहां से भी बहुत बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार होता है? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, ठीक है। और आगे है कि एतत् द्वारा, एतत् द्वारा का मतलब संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब भी क्या हो जाता है? कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। अधिनियमित का मतलब भी क्या हो जाएगा? कि हमारा संविधान क्या हो गया है? अधिनियमित हो गया है या बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। और आत्म अर्पित करते हैं, मतलब भारत की जनता को अब हम क्या करते हैं? ये संविधान आत्म अर्पित करते हैं, या ये संविधान क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। और कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर को,
26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है तो 26 नवंबर वाला जो दिन है, इस दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार हमने कब संविधान दिवस मनाया? तो 2015 में हमने क्या किया? पहली बार हमने क्या मनाया? संविधान दिवस मनाया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहां से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न एक तो पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, या संविधान कब अधिनियमित किया गया, या संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक प्रश्न हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि प्रस्तावना क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था, उसे ही हम वर्तमान समय में प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वाद द्वारा माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो जो बेरूवाड़ी वाद है, बेरूवाड़ी वाद 1960, बेरूवाड़ी वाद 1960 में माना गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगर हम बात करें कि ये बेरूवाड़ी वाद क्या है, तो जो बांग्लादेश है, वर्तमान समय में जो बांग्लादेश है, वो भी सन 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और बेरूवाड़ी जो इलाका है या गांव है, वो मुस्लिम बहुल्य वाला इलाका था। तो पाकिस्तान का ऐसा रोना था कि जो बेरूवाड़ी है ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है, लेकिन ये भारत में कैसे रह गया, ये हमें मिलना चाहिए था। तो भारत के प्रधानमंत्री और जो पाकिस्तान के नेहरू नून समझौता होता है 1960 में, क्या होता है, एक नेहरू नून समझौता होता है। और उस समझौते के तहत बेरूवाड़ी का कुछ हिस्सा किसे देना था? पाकिस्तान को देना था, और कुछ हिस्सा भारत को लेना था। तो उसके लिए क्या होता है, एक समझौता होता है, नेहरू नून समझौता 1960 में, और बेरूवाड़ी का कुछ हिस्सा किसे दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। और जब वो हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा रहा था, तो हमारे देश की जो क्या है, प्रस्तावना है, और हमारे देश की जो प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में जो ये शब्द है, कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये शब्द क्या आ रहा था? आड़े आ रहा था। कैसे आड़े आ रहा था? इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमारा देश कैसा है, अपने देश के आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय स्वयं से ले सकता है। और जब स्वयं से ले सकता है, तो पाकिस्तान के बोलने पर हम बेरूवाड़ी का हिस्सा कैसे पाकिस्तान को दे सकते हैं? ये शब्द क्या है? आड़े आ रहा था। तो उस समय के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं कि क्या हम जो बेरूवाड़ी का हिस्सा है उसे पाकिस्तान को दे सकते हैं। फिर तोड़ मरोड़ किए गए, और ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को उस समय क्या किया गया, माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं। और जब अंग है नहीं, तो बेरूवाड़ी का कुछ हिस्सा क्या कर दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? ये तो हो गया कि किस वाद द्वारा माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये हो गया बेरूवाड़ी वाद। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वाद में माना गया कि संविधान
जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये किस वाद में माना गया? तो ये केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य का जो वाद है 1973, इसमें माना गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न अभी तक यूटेट और सीटेट दोनों में पूछा गया है कि किस वाद में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। और एक प्रश्न यह भी पूछा गया है कि किस वाद में माना गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो वो भी किसमें माना गया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में माना गया। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है और अभी यूटेट या सीटेट में यह प्रश्न अभी पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर हम बात करें, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और कब हुआ है? तो 42वां जो संविधान संशोधन है। अगर हम बात करें कि ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 1976 को हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को हुआ। और इसमें जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो एक तो ये जोड़ा गया समाजवादी, और अगला जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और अगला जोड़ा गया अखंडता। यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, ठीक है। तो कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं? तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। और वो संशोधन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन भी साथियों का इस बार यूटेट का पेपर हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।